नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि वो दिन दूर नहीं जब हॉलीवुड की किसी अगली सुपरहिट फिल्म में खलनायक एक भारतीय होगा। जैसे कभी रशियन हुआ करते थे, जैसे कभी नॉर्थ कोरियन, या कॉमिक्स और फिल्मों के नेगेटिव कैरेक्टर में चाइनीज विलेन तो आपने देखे ही होंगे। आप मेरी इस बात को अपनी मेमोरी में बिठा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यही होने वाला है। अमेरिका को जिस भी देश से समस्या होती है, सबसे पहले वो उसके चरित्र पर ही हमला करके माहौल बनाने का प्रयास करता है और दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश करता है कि ये देश या फिर ये नस्ल इतनी बुरी है, और हॉलीवुड के जरिए वो ये काम आसानी से समय समय पे करता रहा है। जैसे जॉन रैम्बो फिल्म ही देख लीजिए कि वियतनाम युद्ध में हार के बावजूद रैम्बो फिल्में अमेरिका को विक्टिम लेकिन पावरफुल दिखाती हैं, जबकि वियतनामी, रूसी या अफगानी कैरेक्टर्स को हिंसक या बर्बर दिखाया जाता है। इसी तरह की फिल्मों के जरिए अमेरिका न सिर्फ अपने वॉर्स को या जेनोसाइड को नैतिक रूप से सही और जायज ठहराता है, बल्कि दुश्मन देशों या नस्लों को असभ्य और खतरनाक भी साबित करने की कोशिश करता है। रैम्बो फिल्म का थर्ड पार्ट जब साल 1988 में रिलीज हुआ, तब हॉलीवुड में अफगान मुजाहिदीन को सोवियत आर्मी के खिलाफ बहादुर और हीरो के रूप में पेश किया गया। Then Genghis Khan, then the British, now Russia. But Afghan people fight hard, they never be defeated. क्योंकि उस समय अमेरिका अफगान मुजाहिदीन का सोवियत संघ के खिलाफ समर्थन कर रहा था, लेकिन 9/11 के आतंकी हमले के बाद ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के लिए इन हॉलीवुड की कहानी में ट्विस्ट आ गया। इसी हॉलीवुड ने साल 2012 में ज़ीरो डार्क 30 जैसी फिल्में बनाई, जहां उन्हीं मुजाहिदीनों को आतंकवादी और विलेन के रूप में दिखाया गया। ये कहानी सिर्फ एक भू राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, ये कहानी उस गठजोड़ की है जो रेगोनॉमिक्स से शुरू हुआ और अब RIC यानी रूस, इंडिया और चीन के एकजुट होने तक पहुंच रहा है। इसमें गलवान की चोट भी है, चाइमेरिका का मोहभंग भी और डीडोलराइजेशन की दस्तक भी, और ये सभी मिलकर के पश्चिमी साम्राज्य को खत्म करने जा रहे हैं। 104% tariff on Chinese imports. China, however, is not backing down, calling the U.S. measures blackmail. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. But he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. You know, we put a 50% tariff on India. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें 1949 में चलना होगा, जब माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद अमेरिका ने चीन की नई सत्ता को मान्यता देने से इनकार कर दिया था और ताइवान का समर्थन भी शुरू किया। फिर कोरिया युद्ध में दोनों आमने सामने आ ही गए थे, जिससे रिश्तों में गहरी खामोशी छा गई और ये खामोशी चली करीब 25 साल तक। इस बीच 1960 के दशक में दुनिया कोल्ड वॉर की दो ध्रुवीय गुटों में बटी रही, जहां अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ आमने सामने थे, लेकिन यहां पर चीन के रूप में एक तीसरा खिलाड़ी भी जगह बना रहा था। 1970 के दशक की शुरुआत में समीकरण थोड़ा सा बदले, चीन और सोवियत संघ के बीच भी तनाव बढ़ने लगा और अमेरिका ने इस दूरी को अपने हित में भुनाने का फैसला किया। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर अपनी शटल डिप्लोमेसी के लिए बहुत चर्चित थे। उन्होंने पाकिस्तान के रास्ते गुप्त रूप से बीजिंग की यात्रा की। किसिंजर की शटल डिप्लोमेसी के बाद साल 1972 आया। शीत युद्ध की गर्मागर्मी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन पहुंचे और इसी के साथ दोनों देशों की 25 साल पुरानी खामोशी भी टूटी। निक्सन गोज टू चाइना केवल एक कूटनीतिक यात्रा नहीं थी, ये सोवियत संघ यानी USSR के खिलाफ एक रणनीतिक समीकरण की शुरुआत थी। इसका मकसद सिर्फ एक ही था, USSR के खिलाफ चीन के रूप में दूसरा धड़ा तैयार करना। इसके बाद शंघाई कम्युनिक लाया गया। अमेरिका चीन दोनों देशों के रिश्तों की शुरुआत हुई, लेकिन कोई ठोस आर्थिक समझौता नहीं हुआ। असली फायदा कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन को हुआ, जो अब तक बाजार में अलग थलग पड़ा हुआ था, लेकिन अब अमेरिका के पूंजीवादी सिस्टम का दोहन करके अपने आर्थिक ढांचे की जमीन तैयार कर रहा था। 1978-80 की बात है। आधुनिक चीन का निर्माता कहे जाने वाले देंग शियाओपिंग ने सुधार और खुले मार्केट की गे काइफांग की पॉलिसी शुरू की। इस पॉलिसी का मतलब होता है रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप। देंग ने चीन की बंद इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी में बदल दिया, जिससे समाजवाद का चोला पहनाया गया। पहली बार चीन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने, विदेशी पूंजी का स्वागत किया गया। चीन में पश्चिमी निवेशकों की लाइन लगी, जिसके परिणाम स्वरूप IBM, HP और मोटोरोला जैसी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगाने लगी। यहां से शुरुआत हुई चाइमेरिका की, यानी अमेरिका की पूंजी और चीन का श्रम। रेगोनॉमिक्स से वॉलमार्ट तक का सफर यहां से शुरू होता है। चीन को लुभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया।
इसके पीछे वजह यह भी थी कि 1980 के दशक में अमेरिका को सस्ते मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत महसूस हुई और चीन को डॉलर और टेक्नोलॉजी की। रेगनोमिक्स की नीतियों ने बाजार को और खोल दिया। अमेरिकन कंपनियां चीन में सेटअप लगाने लगी। वॉलमार्ट, एप्पल, नाइकी जैसी कंपनियों ने चीन को 21वीं सदी आते आते फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। याद रहे, ये नई दोस्ती इसलिए शुरू हुई क्योंकि इस बीच साल 1991 आया, जब यूएसएसआर पूरी तरह से टूट गया। यूएसएसआर के बिखरने के बाद चीन और अमेरिका के बीच एक किस्म का फ्रेंड्स विद बेनिफिट का क्रम चलता रहा, लेकिन हर गठजोड़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। साल 2001 में चीन को WTO की सदस्यता मिली। ये अमेरिका का एक बड़ा दांव था और उसे उम्मीद थी कि ग्लोबल इकोनॉमी में आने से चीन उदारवादी बनेगा, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। चीन ने सस्ती वस्तुओं की बाढ़ अमेरिका में भेज दी। अमेरिका की घरेलू इंडस्ट्री चरमरा गई। हुआई, ZTE जैसी कंपनियां सामने आई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की धज्जियां उड़ाई गई। ये कुछ वही था जिसे हम आम भाषा में आज चाइनीज माल कहते हैं। चीनी कंपनियां अमेरिकी टेक्नोलॉजी की कॉपी करने लगी। चीन से इंपोर्ट तेजी से बढ़ा, लेकिन चीन ने अमेरिकी सामानों की खरीद कम की और यहीं से दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट का घमासान शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि साल 1993 में अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, करीब $22 अरब हो गया था, जो बढ़कर के साल 2005 तक $202 अरब हो गया। यानी 12 साल में ये 9 गुना बढ़ गया। और यही असंतुलन आगे चल करके डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों की चाइना पॉलिसी पर हावी नजर आती है। अब आता है 2008, अमेरिका की मंदी का दौर, जब चीन की बाजार पर आक्रामकता बढ़ने लगी, जब फाइनेंशियल क्राइसिस ने अमेरिका को तोड़ करके रख दिया। लेकिन चीन ने इस मौके का इस्तेमाल बाजार पर अपनी ताकत दिखाने में किया। स्टेट कैपिटलिज्म और सेंट्रल बैंकिंग मॉडल को ग्लोबल मंच पर रखा गया। यही समय था जब चीन को लगने लगा कि वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अब चीन डॉलर का सिर्फ ग्राहक नहीं, उसका विकल्प भी बनने निकला। यही वो समय था जब हॉलीवुड की फिल्मों में चाइनीज विलेन दिखाई देने लगे। याद कीजिए साल 2008 की द डार्क नाइट फिल्म, जिसमें लाओ नाम का एक चीनी अकाउंटेंट और बिजनेसमैन गौथम सिटी के माफिया डॉन और करप्ट बिजनेस लॉबी का पैसा हांगकांग में छुपा करके रखता है। इसके बाद चीन ने हॉलीवुड फिल्मों पर सख्त सेंसरशिप और कोटा सिस्टम लागू कर दिया। फिल्म में लाओ को एक चीनी बिजनेसमैन, धोखेबाज और माफिया का सहयोगी दिखाया गया था। ये असल में चीन विरोधी नैरेटिव था, जिसमें चीन की छवि एक भ्रष्ट ठिकाने के रूप में सामने रखी गई थी। अब थोड़ा और करीब आते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2016 में खुल करके घोषणा की कि चीन दशकों से हमें लूट रहा है। Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. ट्रंप के तेवरों से यह साफ दिखने लगा कि उसके भीतर चीन को लेकर के कितना आक्रोश भरा था। कोरोना वायरस को लगातार चाइनीज वायरस कहना भी इसे गुस्से की एक झलक थी। अमेरिका में फौरन हुआई, टिकटॉक पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए। सैकड़ों अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर टैरिफ, करेंसी मैनिपुलेशन के आरोप लगे। अमेरिका ने चीन से रिश्ते सख्त कर दिए और चीन पूरी दुनिया का दुश्मन नजर आने लगा। कोविड-19 के बाद अमेरिकी समाज और मीडिया में चीन के खिलाफ माहौल और गर्माया। जो बाइडेन भी उसी राह पर चल पड़े और उन्होंने कहा, I've said we are for de-risking, not decoupling with China. बाइडेन ने शब्द बदला लेकिन पॉलिसी नहीं। लेकिन चीन अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि अमेरिका की गुंडागर्दी को जवाब ना दे सके। अमेरिका को अब डर सिर्फ चीन से नहीं है, बल्कि उस संभावित गठजोड़ से भी है जिसमें रूस और भारत जैसे देश शामिल हो सकते हैं। ये गठजोड़ सिर्फ सेना या व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सोच थी जो पश्चिमी देशों के दबदबे और डॉलर की ताकत को चुनौती दे सकती थी। दुनिया धीरे धीरे पूछने लगी कि हम सिर्फ डॉलर से ही क्यों बंधे रहें। और अब बारी आई एक ऐतिहासिक पहल की, डी-डॉलराइजेशन। कोविड महामारी के बीच जब साल 2022 में रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सामने आए, तब रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद उसने युआन और रूबल में व्यापार शुरू किया। चीन पहले से ही अपने डिजिटल युआन को बढ़ावा दे रहा है। ये वो समय है जब भारत भी रुपया, रूबल और अन्य द्विपक्षीय समझौतों की ओर बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं डी-डॉलराइजेशन, एक ऐसी मुहिम जो अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व की नींव हिला सकती है। वो समय बहुत पीछे रह गया जब डॉलर के सामने किसी की नहीं चलती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ डॉलर पर ही होता था। जो अमेरिका की शर्तों से सहमत नहीं होता था, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते थे और कई देशों में तो अपनी मुद्रा के ऊपर डॉलर को ही तवज्जो दी जाती थी। जैसे जिम्बाब्वे को ही देख लीजिए। साल 2008-9 में जिम्बाब्वे ने दुनिया की सबसे बदहाल मुद्राओं में से एक का रिकॉर्ड बनाया। हाइपर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का नोट छापना पड़ा
लोग अपनी ही करेंसी लेने को तैयार नहीं थे। दुकानदारों ने जिम्बाब्वे डॉलर में सामान बेचना ही बंद कर दिया और आम लोग लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर की मांग करने लगे। सरकार को भी मजबूरन जिम्बाब्वे डॉलर को बंद करना पड़ा और अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक मुद्रा बनाना। लेकिन अब वो दिन गए। अब अर्थव्यवस्थाओं का सोचना है कि आखिर सभी देश एक ही करेंसी के अनुसार क्यों चलें, डॉलर का ही प्रभुत्व दुनिया पर क्यों रहे। इसलिए अब सभी देश अपनी ही करेंसी में व्यापार करने की पॉलिसी अपना रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉलर का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब डॉलर की जरूरत होगी तभी डॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा और बस उतना ही करेंगे जितना जरूरत होगी। डॉलर की दादागिरी से आज़ादी की सोच ने ही एक नया रास्ता निकाला, ब्रिक्स प्लस का। वही ब्रिक्स जिसके खिलाफ ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहा है कि जो देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन नीतियों का समर्थन करेगा उस पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाया जाएगा। You know, you have this little group called BRICS. It's fading out fast, but BRICS is, they wanted to try and take over the dollar, the dominance of the dollar. And I said, anybody that's in the BRICS consortium of nations, we're going to tariff you 10%. आपने ध्यान दिया होगा कि साल 2023-24 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र जैसे देश इसमें शामिल हुए। ये सभी देश पश्चिमी दबाव से बाहर निकल करके एक नए पावर सेंटर की तलाश में। ब्रिक्स बैंक, डिजिटल करेंसी और युआन में ट्रेड की चर्चाएं अमेरिका की चिंता का कारण बन चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बीच कई देशों पर टैरिफ और आर्थिक धमकियां फिर से शुरू कर दी और इसका सबसे ताजा निशाना भारत है। India, very, very tough, very, very tough. Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And ब्रिक्स में जो आरआईसी है, अमेरिका और ट्रंप को सबसे ज्यादा समस्या उसी से है। आरआईसी यानी रूस, इंडिया और चीन साल 1990 से सक्रिय ट्रायंगल 2002 में औपचारिक बना। इसके लिए कई बार आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे साझा चुनौतियों पर चर्चा के जरिए छोटे छोटे कदम भी उठाए जाते रहे। लेकिन 2020 में गलवान संघर्ष के बाद ये संबंध ठप हो गया। भारत और चीन के बीच संबंधों में बर्फ जम गई। 20 भारतीय जवानों का बलिदान हुआ और कई चीनी सैनिक मारे गए, जिसके बाद भारत ने चीन की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने और उन पर बाजार की निर्भरता को कम करने के लिए कई किस्म की पहल भी की और कई चाइनीज कंपनियों को बैन किया। रेलवे, टेलीकॉम, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सरकारी परियोजनाओं से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया या कठोर जांच की प्रक्रिया बना दी गई। अमेरिका ने गलवान में हुई भिड़ंत के इस मौके को भांपते हुए भारत के साथ रिश्ते और मजबूत किए। क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इसको नई दिशा मिली। भारत इस दौरान आत्मनिर्भर भारत नीति पर जोर तो दे ही रहा था, लेकिन इस सब के बीच साल 2022 में रूस यूक्रेन संकट शुरू हुआ और वैश्विक समीकरण फिर से गड़बड़ाने लगे। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते थे कि रूस एकदम अलग थलग पड़ जाए, लेकिन बिना किसी गुट के साथ खड़े हुए भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा और बौखलाहट अमेरिका के फैसलों में नजर आने लगी। अब अमेरिका सीधे तौर पर रूस के साथ खड़े देशों को खुली धमकी देने लगा और टैरिफ के नाम पर धमकी इसी का परिणाम है। साल 2025 में रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने आरआईसी गुट को फिर से जिंदा करने की बात की। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिम से पूरी तरह से कट चुके रूस को अब भारत और चीन की जरूरत महसूस होने लगी एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। चीन इस पर पूरी तरह से सहमत है, लेकिन भारत फिलहाल असमंजस की स्थिति में है और इसके लिए चीन की पाकिस्तान से यारी बहुत बड़ी वजह है। आरआईसी यानी रूस, भारत और चीन का एक साथ आना कोई असंभव बात भी नहीं है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी सभ्यता और संस्कृति का इतिहास है, जो कि अमेरिका के पास नहीं है। रूस, चीन और भारत, ये तीनों देशों की सभ्यताएं हजारों साल पुरानी हैं और इनकी सांस्कृतिक जड़ें गहरी हैं। रूस खुद को थर्ड रोम मानता है। बाइजेंटाइन साम्राज्य के पतन के बाद उसने रूढ़िवादी ईसाई सभ्यता का झंडा उठाया। चीन की आत्मा उसके राष्ट्रवाद में बसती है, जिसे ताओवाद, कन्फ्यूशियस और बौद्ध दर्शन से गहराई मिली। भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और वैदिक परंपराओं वाला देश है, जहां वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा संसार एक परिवार है, इसकी भावना बसती है। तीनों में अनुशासन, बलिदान और आत्म संस्कृति की गहरी भावना है और यही उन्हें अमेरिका जैसे सांस्कृतिक रूप से खोखले देशों से अलग बनाती है। आरआईसी अगर अपनी सभ्यता की शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस काम में सबसे बड़ी समस्या का नाम है पाकिस्तान।
सभी लोग ये भी जानते हैं कि अमेरिका के पास पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही आखिरी फुटहोल्ड है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एक साउथ कोरिया ही अभी अमेरिका के हाथ में है। लेकिन चीन को समझना पड़ेगा कि गधों की सवारी करने से उसे RIC में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसका उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जब इमरान खान रूस जाकर चाय पानी की फोटो पोस्ट कर रहे थे, तब उसके फौरन बाद पाकिस्तान में उसकी सरकार का तख्ता पलट अमेरिका ने करवा दिया था। पाकिस्तान की रूस से नज़दीकी उसे पसंद नहीं आई। इमरान खान की रूस यात्रा और उसके तख्ता पलट के बीच मात्र 1.5 महीने का अंतर था। अभी भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत को निरंतर परेशान करने की कोशिश करता है। यहाँ से बांग्लादेश में अमेरिका ने अपना आदमी बिठा कर रखा है। दोनों ही देश में जिहादी इस्लाम है, आतंकवाद है और भूखमरी है। लेकिन चीन की पाकिस्तान से दोस्ती हर बार इस गठबंधन के बीच आ जाती है। उसके पास आतंकवाद के सिवाय और कुछ विकल्प नहीं है, जो चीन को समझना होगा। आपने नोटिस किया होगा तो चीन और भारत के बीच जो संबंध जब खराब हुए, उस टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और जो मारपीट हुई थी दोनों देशों की सीमाओं पर, वो भी उसके ही कार्यकाल में हुई थी। यानी कोई तो है जो चाहता है कि भारत और चीन में तनातनी बनी रहे। अब सवाल ये है कि रूस, भारत और चीन के साथ रहने से दुनिया को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो नुकसान तो ये है कि दुनिया फिर से अमेरिका और उसके डॉलर की दादागिरी से ही जूझती रही। और अगर साथ नहीं आते हैं देश, तो टैरिफ की धौंस बढ़ती जाएगी। जबकि इस वक्त बहस ही मल्टीपोलर दुनिया की छिड़ी हुई है, बहुध्रुवीय दुनिया की, जिसका केंद्र अकेला सिर्फ अमेरिका ना हो और डॉलर की गुंडागिर्दी सभी देशों की इकोनॉमी को तय ना करे। और जहां तक फायदे की बात है, तो भारत, रूस और चीन के एक साथ होने से ये ग्लोबल पॉलिसी के मामलों में एक साथ खड़े नजर आएंगे। एशियाई देशों का आर्थिक सहयोग मजबूत होगा और अमेरिका भी इन तीनों देशों की आर्थिक शक्ति के सामने झुक करके ही रहेगा। आप देखिए कि फार्मा और मेडिकल के सेक्टर में जितनी भी नई रिसर्च हो रही है, उसमें रूस, चीन और भारत जैसे देश पश्चिमी देशों से कहीं आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, उस हिसाब से रूस और चीन बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जिससे सबसे ज़्यादा अमेरिका का मार्केट प्रभावित होने वाला है। आप तमाम ऐसी बीमारियों को देखिए जो लाइलाज मानी जाती हैं। रूस और चीन उनमें वैक्सीन पर काम कर चुके हैं और रिसर्च में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें बाजार से जुड़ी हैं और यही बात अमेरिका को परेशान करती है, क्योंकि दुनिया की कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमी से ही चलती है, जिसमें चीन और भारत बड़े बाजार हैं। इतने बड़े बाजार को कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। भारत के सामने एक तरफ अमेरिका है जो उसे इंडो पैसिफिक में रणनीतिक समर्थन, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट देता है। दूसरी ओर रूस है जो हमारा सैन्य साझेदार और पुराना मित्र है। और जहाँ तक बात चीन की है, तो वो विरोधी भी है लेकिन पड़ोसी और क्षेत्रीय ताकत भी है। लेकिन अगर ये तीनों देश अपने अपने हितों के आधार पर रणनीतिक तालमेल करें, तो ये अमेरिकी वर्चस्व को संतुलित कर सकता है। RIC का यही उद्देश्य है, एक ऐसा ध्रुव खड़ा करना जो अमेरिका की वर्ल्ड पावर के एकाधिकार की फितरत को संतुलित करे। जिस दिन भारत, रूस और चीन अपनी प्राथमिकताएं साझा करने लगेंगे, उसी दिन वॉशिंगटन को एहसास होगा कि यूनिपॉपुलर वर्ल्ड अब इतिहास बन चुका है। देखते रहिए ऑप इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद।